एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के बारे में। जो पिछले कक्षा में मैंने पढ़ा था कि चैप्टर 7 में सिर्फ शिक्षण विधि है और कुछ शिक्षण विधि के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिर से निगमन विधि का गुण हो गया था, आज हम पढ़ेंगे निगमन विधि का दोष। निगमन विधि जो है सो नियम व सूत्रों को याद करते हैं। बच्चे जो है नियम और सूत्रों को याद करके अपनी समझ का विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम और सूत्रों को बच्चे याद कर सकते हैं और याद करने का फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे जो है सो याद करने का फलस्वरूप उसका जो सूत्र जो याद करते हैं तो उसमें भूलते भी हैं। और भूलने के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रश्नों को बनाने में उसको समस्या आती है और वो समस्या जो आती है तो प्रश्न जो है सो वो सही से हल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रटने की आदत डालती है। निगमन विधि जो है रटने की आदत डालती है। अगर किसी प्रश्न का जो है सो हल कर रहा है, प्रश्न को हल कर रहा है, किसी समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसमें अगर किसी सूत्र को हम याद किए हुए हैं, अगर रटे हुए हैं, अगर हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, वो समस्या को हम हल नहीं कर पाते हैं। और रटने की आदत जो होती है आपको समस्या पैदा करती है, किसी भी प्रश्न को बनाने में कठिनाई पैदा करती है। रट प्रणाली जो होती है वो आपको एक तरह से समझ विकसित नहीं करती है, बल्कि वह आपको समस्या पैदा करती है किसी भी प्रश्न को बनाने में। उसके बाद ज्ञान अस्थायी और अस्पष्ट होता है। यहाँ जो आप किसी भी वस्तु को स्वयं के द्वारा जो खोज कर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, एक स्वयं किसी विषय वस्तु से जुड़े खोज कर समस्या का हल करते हैं, तो आपका ज्ञान अस्थायी होता है। स्वयं करके सीखते हैं कोई चीज़। तो अगर आप किसी विषय वस्तु को याद करते हैं तो याद करना और रटना जो है तो एक तरह से अस्थायी ज्ञान होता है। वो आपको कभी भी स्मृति से हट सकता है, आपकी मेमोरी से हट सकता है और आपको कठिनाई हो सकती है। उसके बाद आते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम जानेंगे, इसमें जो है सो ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन किया जाता है। जैसे कि कोई समस्या आपको ज्ञात है और उसके जो है सो विभिन्न भागों को आप कैसे जानते हैं, कैसे आप अज्ञात चीज़ों को आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि किसी भी समस्या को जो है सो विभाजित करते हैं और उनको विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे कि एक प्रकार का H2O जो है रासायनिक सूत्र है, और क्या करते हैं रासायनिक सूत्र जो है पानी का रासायनिक सूत्र जो है जो क्या है H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। तो क्या करते हैं हम समस्या को क्या कहें, पहले समस्या को क्या किए छोटे छोटे भागों में बांट दिए। ये H2 क्या हो गया आपको हाइड्रोजन हो गया और O हो गया आपको ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप क्या किए, समस्या आपके पास आया उसको क्या किया आप विभाजित कर दिए, छोटे छोटे भागों में बांटना और उसके बाद ही निष्कर्ष निकालना, परिणाम की प्राप्ति करना ही आपका विश्लेषण विधि है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद आते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में जो है सो यह आपको सिर्फ विश्लेषण विधि का सीधा उल्टा है। इसमें क्या करते हैं आपको नियम सूत्र सिद्धांत सारे चीज पते होते हैं और आपको सिर्फ सवाल को सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है। यह ज़्यादातर आपको रेखा गणित में देखा जाता है। रेखा गणित में ज़्यादातर आपको जैसे कि थ्योरम, किसी सूत्र सिद्धांत को प्रूव करना है, किसी समीकरण को प्रूव करना है, इस सब प्रक्रिया जो है आपको रेखा गणित में ज़्यादातर मिलते हैं। और यह जो है आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांत को पालन करता है और आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है। उसके बाद आते हैं गुण। संश्लेषण विधि के गुण के बारे में जानते हैं। विश्लेषण विधि से सरल है, हल करने में ज्यादा स्थान नहीं है। संश्लेषण विधि का गुण जो है, विशेषता जो है आपको, यह विश्लेषण विधि से ज्यादा सरल है और यह हल करने में ज्यादा स्थान नहीं गिरती है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि आपको समस्या को खोजना पड़ता है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ता है, उसके बाद फिर इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है आपको सारी चीजें इकट्ठा मिलेगी। संश्लेषण विधि में आपको सूत्र सिद्धांत तर्क वितर्क समस्या सारी चीजें जो है आपको इकट्ठा मिलेगी, सिर्फ आपको सवाल को हल करना है। तो यह इसलिए जो है विश्लेषण विधि से ज्यादा सरल है
और हल करने में ज़्यादा स्थान नहीं घेरती है। उसके बाद विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण होता है। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का पहले हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद जो है उसका जो हमको निष्कर्ष जो प्राप्त होता है, उस निष्कर्ष का हम क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। उसके बाद आता है संश्लेषण विधि का दोष। यह आपको केवल जो है प्रूव कर सकती है, समझा नहीं सकती है, या किसी भी समस्या को प्रूव कर सकती है, बल्कि उस समस्या के बारे में गहराई से आपको समझा नहीं सकता है। उसके बाद होता है, यह ज्ञान जो होता है अस्थायी नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें नियम सूत्र सिद्धांत के द्वारा सवाल को हल किया जाता है, प्रूव किया जाता है, तो इसमें जो है सो ज्ञान अस्थायी नहीं होता। इसमें बच्चे स्वयं नहीं चेष्टा करते, स्वयं करके ज़्यादा इसमें नहीं सीखते हैं, स्वयं जो है अपने समस्या की खोज नहीं करते हैं। इसी कारण इसमें जो है ज्ञान जो अस्थायी नहीं होता है और स्थायी होता है। उसके बाद यह नीरस और निर्जीव विधि है। इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसमें बच्चे को स्वयं से सीखने का अवसर नहीं मिलता है, स्वयं से किसी समस्या को खोजने का या समस्या को हल करने का अवसर नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, सारे चीज़ इकट्ठा मिलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ संश्लेषण किया जाता है, उसको प्रूफ किया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति तथा सोचने की शक्ति का विकास। जब तक बच्चे किसी भी विषय वस्तु के बारे में स्वयं से खोज नहीं करेंगे, स्वयं से समझ विकसित नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा। निर्णय शक्ति, किसी भी समस्या के बारे में वह चिंतन नहीं करेंगे, किसी समस्या के बारे में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, उसका निष्कर्ष अपने से खुद स्वयं नहीं प्राप्त करेंगे, तो उनके निर्णय शक्ति का विकास कैसे होगा। उसके बाद सोचने की शक्ति का विकास। सोचने की शक्ति का विकास से तात्पर्य है बच्चे जो है स्वयं जो है उसके बारे में समस्या के बारे में तर्क वितर्क करेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, समस्या के बारे में चिंतन करेंगे, खोज करेंगे, तभी तो उनको सोचने की शक्ति का विकास होगा। इस तरह से आज आपका चैप्टर 7 का कुछ भाग जो है, विधि जो है हमने आपको बताया। इस विधि में बताने क्रम में कोई भी आपको पॉइंट अगर अच्छा लगा हो, कोई भी शब्द आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको अगली वीडियो जो है हमारी आप तक पहुंच सके। और आगे भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, फिर विधि के बारे में ही बात करेंगे हम। ये चैप्टर 7 जो है काफ़ी बड़ा है और इसमें खासकर शिक्षण विधि के बारे में बताया गया, तो शिक्षण विधि जो भी है हम सारे बताएंगे आपको मैथ का। तो अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए सब चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि अगली वीडियो मेरी जो आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।